अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोंटेस्क्यू की कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। मोंटेस्क्यू जो हैं जी, ये इनलाइटनमेंट एरा के एक बहुत ही अजीम फ़िलासफ़र्स में से माने जाते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी थी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स, और इनका फोकस जो था वो सेपरेशन ऑफ पावर पे था। ठीक है, लेकिन जो है पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि उन्होंने जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में बताया तो उसको एक्सप्लेन करें। हम नेक्स्ट वीडियोस जो हैं उसमें पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, और फिर ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि मोंटेस्क्यू को क्यों जो है वो अरिस्टोटल कहा जाता है 18th सेंचुरी का। मोंटेस्क्यू जो हैं इन्होंने वजूहात बताएं कि कैसे एक गवर्नमेंट जो है वो किस तरह बनती है, और फिर क्या काजेज़ हैं जिसकी बेस के ऊपर वो आगे उसमें डेवलपमेंट होती है, या जो है वो उसका काम जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, या वो जो है कंस्ट्रेंट्स क्या हैं जो उसकी डेवलपमेंट होने में रोकती हैं। और इसी वजूहात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम किस तरह जो है एक गवर्नमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रॉम करप्शन। अब उन्होंने बताया कि डेस्पोटिज्म जो है वो काफ़ी एक ख़तरा है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को। जो भी कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सबसे बड़ा ख़तरा डेस्पोटिज्म है। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है कि पावर जो है ना एक ही बंदे के पास, और उसका वो मिस यूज़ करे, और जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर ही वो पावर यूज़ करे और लोगों को उसने कंट्रोल किया हो। ठीक है, तो उसने ये बताया कि हम किस तरह जो है वो अपनी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको बचा सकते हैं कि वो मतलब डेस्पोटिज्म जो है इसमें ना कन्वर्ट हो। उन्होंने बताया इससे बचने के लिए लेजिस्लेटिव का काम, एग्जीक्यूटिव का काम और जुडिशरी का काम जो है वो 3 डिफरेंट बॉडीज़ के पास होना चाहिए। सिर्फ एक ही बॉडी के पास तीनों पावर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तीनों पावर्स एक ही बॉडी के पास हुई तो वो डेफिनेटली वो जो है वो अपनी मर्ज़ी से लाज बनाएगा, उसकी इंटरप्रिटेशन भी खुद ही अपनी मर्ज़ी से करेगा, और जो है उसको फिर इम्प्लीमेंट भी जो है वो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग करेगा। तो इस तरह जो है वो एक डिस्पोटिक रूल जो है वो कायम हो जाएगा। इनकी थ्योरी जो है ना, इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की जो इनकी थ्योरी थी उसने जो है वो बहुत ही इम्पैक्ट डाला लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर, और जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे उनको भी बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड किया मोंटेस्क्यू की इस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ने। अब हम चलते हैं उनकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी की तरफ, जिसमें उन्होंने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया। उन्होंने अपनी फेमस बुक जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, उसमें बताया कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है, कहीं किसी इलाके में किसी कंट्री के ऊपर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और किसी के ऊपर कोई, तो उन्होंने कहा कि एक गवर्नमेंट जो है उसे डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। उन्होंने कहा ये जो डाइवर्सिटी है ये इस वजह से है क्योंकि जो इंसान की ज़रूरियात हैं वो अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चेंज ही होगा। वो कहते हैं कि ये उस नेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। और उन्होंने कहा कि कोई भी अगर है एक नेशन, तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं, और फिर वहाँ पे उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन कैसी है इस पे भी डिपेंड करता है, और वहाँ पे जो है उनका रिलीजन, कल्चर, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट की जाएगी या सूटेबल होगी। अब अरिस्टोटल की तरह मोंटेस्क्यू ने भी गवर्नमेंट को डिवाइड किया। अरिस्टोटल का हमने लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि उन्होंने 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड किया था गवर्नमेंट को, लेकिन इन्होंने जो है वो 3 काइंड्स में डिवाइड किया है किसी भी गवर्नमेंट को। इनकी फर्स्ट है जी डेस्पोटिज्म, मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स। इन्होंने 2 बेसिस के ऊपर डिवाइड किया, जैसा कि अरिस्टोटल ने भी 2 बेसिस के ऊपर डिवाइड किया था। फर्स्ट वन ये है कि नेचर किस तरह की होगी किसी भी गवर्नमेंट की। इट मीन्स दैट कितने लोग होंगे जिनके पास सोवरेन पावर होगी, जो कि पावर यूज़ कर सकेंगे, और मतलब सोवरेनिटी जिसमें लाई करेगी। ठीक है, एक ये नेचर की बेस के ऊपर हम डिवाइड करेंगे किसी भी गवर्नमेंट को। और सेकेंड चीज़ है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, वो क्या मोटिव होगा, वो क्या ड्राइवर है जिस पे सिटीजन्स जो हैं वो किसी रिजीम को, किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, वो क्या उसमें जो है मोटिव क्या है। तो ये अब हम देखेंगे, क्योंकि अगर सिटीजन्स जो है ना, सिटीजन्स की वजह से ही एक गवर्नमेंट जो है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। अगर सिटीजन्स जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो नहीं चल सकेगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिपब्लिक जो उन्होंने डिवाइड किया, तो उसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं रिपब्लिक किस तरह की गवर्नमेंट है। ठीक है,
अब रिपब्लिक जो होती है ना, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या रिपब्लिकन पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें जो है इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो लोग होते हैं वो अपना हेड ऑफ द स्टेट चूज़ करते हैं। लोगों के पास ये अथॉरिटी होती है कि उन्होंने पोजीशन किसके हाथ में देनी है, ठीक है। अब मोंटेस्क्यू ने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिकन पॉलिटिकल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और दूसरा अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि इन दोनों में डिफरेंस किस बेस के ऊपर होगा। रिपब्लिकन जो सिस्टम्स है ना, ये वेरी करते हैं कि किस एक्सटेंड तक गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स को राइट देती है। तो उन्होंने कहा था कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स होती हैं इनमें सिटीजन्स को राइट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलते हैं अरिस्टोक्रेसी की निस्बत, मतलब ज़्यादा राइट्स मिलते हैं। और अरिस्टोक्रेसी जो है इसमें उस तरह से उतने राइट नहीं मिलते जितने डेमोक्रेसी में मिलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में मिलते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हमने देख लिया ये डिफरेंस है, लेकिन अरिस्टोक्रेसी में क्या होता है हमारे पास के पावर किस में वेस्ट करी होती है। अरिस्टोक्रेसी में एक असेंबली ऑफ नोबलमैन होती है जो कि रेगुलेट करती है स्टेट अफेयर्स। एक दो बंदे के पास पावर नहीं है, एक असेंबली ऑफ नोबलमेंस है। उसको हम अब इंटेलेक्ट के बेस के ऊपर भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर वो एक कंट्री में कोई एक मतलब वेल्थ की बेस के ऊपर, या मतलब इस तरह का कोई नोबल फैमिलीज से कुछ लोग आए तो वो एक जो है उनकी एक असेंबली बना देते हैं कि ये स्टेट अफेयर्स जो हैं उसको रेगुलेट करेंगे, इनके पास मैक्सिमम पावर वेस्ट करेगी। अब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है, उसमें पावर होती है, पावर इज़ वेस्टेड इन फ्री सिटीजन्स, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। वो इलेक्ट करते हैं कि सेनेट में कौन जाएगा और असेंबलीज़ में कौन बैठेगा। ये सारी की सारी पावर जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोगों के पास होती है। अब हम देखते हैं वो क्या प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो वर्क करती है। वो है जी द लव ऑफ वर्च्यू। इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो कम्युनिटी की जो इंटरेस्ट है उसे फोकस देते हैं अपने इंटरेस्ट के ऊपर। वो कम्युनिटी की इंटरेस्ट को जो है वो अपने आगे रखते हैं, ठीक है। और अपनी प्राइवेट ऐसा नहीं करते कि प्राइवेट इंटरेस्ट की खातिर कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा दें, नहीं। अब इसके लिए हमारे पास पब्लिक स्पिरिट होना चाहिए और सिविक वर्च्यू। अब ये दो चीज़ें कहाँ से आती हैं, मोंटेस्क्यू ने कहा था एजुकेशन से आती हैं। तो इसलिए जो है देखिए आपके डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ पे बेस्ट वर्क करती है जहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं। अगर अब हम देखें पाकिस्तान में और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में अगर हम कंपैरिजन कर लें तो पाकिस्तान और हमारी कंट्रीज़ जो हैं इसमें डेमोक्रेसी उस तरह से वर्क नहीं कर रही जिस तरह से अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में समहाउ हमसे बेटर ही वर्क कर रही है। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन जो है क्वालिटी एजुकेशन लोगों को मिल रही है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देख लें, वहाँ पे जो है वो मतलब वो हर चीज़ में काफ़ी आगे होते हैं। तो इसलिए ही क्योंकि वहाँ पे जो है एजुकेशन जो है वो काफ़ी लोग एजुकेटेड हैं और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। अब अगर हम अरिस्टोक्रेसी देखें तो अरिस्टोक्रेसी में हम वो देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल है जिसकी बेस के ऊपर अरिस्टोक्रेसी वर्क कर सकती है। तो जी मॉडरेशन प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर ही डेमोक्रेसी वर्क कर सकती है, अरिस्टोक्रेसी कर सकती है वर्क। अब जो है ना एक हमने पढ़ा था कि अरिस्टोक्रेसी में जो पावर है वो एक असेंबली ऑफ नोबलमेन जो होती है उनके पास होती है। अब वो जो लोग हैं जो कि चंद एक लोग हैं, फ्यू पीपल्स रूल कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए ना तो वो लोगों को जो है वो सप्रेस करें, एक तो उन्हें लोगों को सप्रेस नहीं बिला वजह करना चाहिए, और दूसरी ये बात है कि उन्हें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो एक दूसरे से ज़्यादा पावर लें। अगर वो सारे आदमी इसी लड़ाई में लगे कि मेरी पावर फलां से ज़्यादा हो, मेरी पावर उससे ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट जो है वो नहीं सही तरीके से रन कर सकेंगे, ठीक है। तो इन सारे लोग जो है इनमें इक्वालिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है कि हार्मनी के ऊपर ही वर्क कर सकती है। हार्मनी एंड ऑर्डर विद इन द रूलिंग क्लास जो है वो मस्ट होना चाहिए, तभी जो है ये अरिस्टोक्रेसी वर्क करेगी। अगर हम डेस्पोटिज्म की बात करें, सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर जो मोंटेस्क्यू ने बताई थी उसके मुताबिक डेस्पोटिज्म क्या है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि एक बंदे के पास सारी पावर वेस्ट करती है और वो उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, वो किसी लॉ को फॉलो नहीं करता। और मोटिव क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है जिसके ऊपर उसकी गवर्नमेंट चलती है, वो है द फेयर ऑफ द रूलर, ठीक है। अब लोग जो हैं वो अपने रूलर से डरते हैं,
और वो कोई भी स्टेप नहीं ले सकते, ना आवाज़ उठा सकते। उन्हें पता होता है कि जो भी कोई काम करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसे डिफरेंट डिफरेंट तरह की सज़ाएँ दी जाएंगी और उसे सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक डेस्पोटिज्म का रूल होता है। अब वो जो रूलर होता है वो अपनी स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, आर्मी के थ्रू जो है वो कंट्रोल करता है अपने सब्जेक्ट्स को। लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि मोंटेस्क्यू ने बताई वो मोनार्की है। अब मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में भी एक ही आदमी का रूल होता है, लेकिन एक आदमी में ही पावर वेस्ट कर रही होती है, एक आदमी ही सॉवरन है, लेकिन वो जो रूलर है ना वो अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड लॉज काम करता है, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहा होता। और उसकी जो पावर है उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट है, द क्लर्जी इंस्टीट्यूशन हो गया, या द नोबेलिटी। ये 3 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं एक मोनार्क के ऊपर, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकता। इसके बरक्स जो कि डिस्पोटिक रूलर होता है उसके ऊपर कोई बंदा मतलब उसे अकाउंटेबल उसे नहीं ठहरा सकता किसी भी काम के लिए। अब इसका अगर हम प्रिंसिपल देखें तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑनर। इसका मतलब है कि द डिज़ायर टू अटेन ग्रेटर ऑनर। ठीक है, अब चाहे वो अपने किंग को सर्व कर रहे हैं, उसकी डिज़ायर्स को, और मतलब उनमें एक सेंस होती है कि सेल्फ वर्थ की सेंस होती है। अब मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हम कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया से जीतता है तो इसका मतलब है कि हमें एक ऑनर, एक प्राइड फील होगी। तो इसी तरह वो अपने मोनार्क की जो है वो के हुक्म की तामीर करते थे, क्योंकि मोनार्क जो है वो अपनी जो राया है उसकी बातें सुनता था, उसकी विशेस के अकॉर्डिंग ही वो स्टेप लेते हैं, और उनमें जो है सेंस ऑफ ऑनर मतलब इंकलकेट की जाती है, जिसकी बेस के ऊपर वो जंगों में भी पुराने ज़माने में जाते थे और मोनार्कीज़ होती थी, और किस तरह उन्होंने जो है वो अ, इतना मतलब इतनी दुनिया के ऊपर हुकूमत भी करते थे वो अंडर द रूल ऑफ अ वन मैन। अच्छा जी, ये हमारी मोंटेस्क्यू की कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई, जिसमें उन्होंने डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में बताया था। ओके जी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मेटेरोलॉजिकल क्लाइमेट थ्योरी ऑफ मोंटेस्क्यू करेंगे। उसके बाद हम सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी ऑफ मोंटेस्क्यू करेंगे, जिसमें यूएसए को केस स्टडी के तौर पे पढ़ेंगे। और लास्ट क्वेश्चन कि मोंटेस्क्यू को एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी क्यों कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी और सेपरेशन ऑफ पावर वाला भी। इस वीडियो में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, और वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं वो इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। और आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें और आप आसानी से जो है बगैर किसी टीचर की हेल्प के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ सकें। अल्लाह हाफिज़।